मैं डॉक्टर रविंद्र पाटिल एज ए साइकेट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा में काम करता हूँ। इस ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक में हम एक टीम के जैसे काम करते हैं, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट या मेडिकल ऑफिसर और एक स्टाफ नर्स और एक काउंसलर, ऐसी एक टीम है जो हम यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं। ये फंक्शनल तब हुआ जब 2018 जनवरी में हमारे पास इसके लिए प्रपोज़ल आया। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्स हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर से 2014 में एम्स हॉस्पिटल में शुरू किया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे फैलने लगा और उसका प्रोग्राम बन गया। तो ये प्रोग्राम के अंतर्गत हम ये ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं। तो इसके अंदर या ओपियोइड यूज़र जैसे कि हेरोइन यूज़र है, उसके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको OST बोलते हैं। तो OST का मतलब क्या है? ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? तो हम उस ड्रग्स को निकाल के इस ड्रग्स को डालते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि आप एक ड्रग्स को निकाल रहे दूसरे ड्रग्स को डाल रहे, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो जैसे कि मैंने अभी चश्मा पहना है, तो ये मेरी विज़न क्लियर करने के लिए ये चश्मा पहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, मेरे विज़न को सब्स्टिट्यूट किया है चश्मे से। तो वैसे ही मेडिसिन से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उसके नहीं होते हैं और ये मेडिकली सेफ़ होता है। तो ये ट्रीटमेंट स्पेशली हम देते हैं अपने ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में। तो आज का दिन जो है 26 जून, इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिन के तौर पे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस डे को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इसके नाम से जाना जाता है। हम इतने साल से नो टू ड्रग्स या ड्रग्स लेने का रोक दो या अब्सटिनेंस, मतलब आप इससे दूर रहो, ये जो मॉडल था इसको एब्सटिनेंस मॉडल बोलते हैं। तो ये हम 15-20 साल से इसको देख रहे हैं, जो कि फेल हो चुका है। तो अभी जो नया मॉडल है वो है मेडिकल मॉडल। इसको हम बीमारी की तरह देखेंगे, वैसी बीमारी जो हमेशा मतलब क्रोनिक है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिसको सालों साल मेडिसिन या दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो इस बीमारी के लिए भी हमको हमेशा के लिए नहीं तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमको इसका ट्रीटमेंट चालू रखना पड़ता है। और ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई लेना इतना ही नहीं है, इसमें काउंसलिंग होता है, फॉलोअप होता है, जो कि लाइफ टाइम चलता है, क्योंकि ये रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। और रिलैप्सिंग का मतलब है ये बार बार होने वाली बीमारी है। हार्म रिडक्शन मतलब जितना भी नुकसान हुआ है जो ड्रग्स लेने की वजह से या फिर इलीगल जो सब्सटेंसेस है उनको लेने की वजह से, जो हेपेटाइटिस है, HIV है, इनसे जो नुकसान हुआ है उसको कम करने के लिए हम इनको सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देते हैं। तो ये मॉडल अभी इतना सक्सेसफुल है कि बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी आज जो हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक इम्पोर्टेंट या फिर बोलिए स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स हैं, मीडिया है और हमारे नोडल ऑफिसर या साइकेट्रिस्ट है, उनसे हमने राय ली है। और कुछ क्लाइंट हैं जिनका हमने टेस्टिमोनी इसमें दिखाने वाले हैं। प्लीज़ वेलकम आशीष परब। Namaskar, I am PSI Ashish Parab from Mapsa Police Station. I thank Dr. Rajesh Dhume and Dr. Ravindra Patil of DTC for inviting me on this program. 26 June is observed as International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking. Today, I would like to inform by this program that police are not only here to punish the drug traffickers but also to help drug users for treatment to de-addict themselves. Public in general should be aware that such drug users can be referred to the nearest police station and we can further take them to DTC to treat themselves. Many such cases were reported during lockdown period as such drug users were unable to get drugs and they were referred to the police station and we further referred them to drug treatment clinic and they are successfully undergoing treatment right now. Drug abuse and illicit drug trafficking
has become a threat to the younger generation, not only in India but worldwide. Hence, we request the general public to report about such drug users and get them at the police station so that we can further refer them to DTC for their treatment. Since this day is observed to create awareness and share knowledge about drug abuse, I would urge the public to feel free to report such information and to get such drug addicts to treat themselves at Drug Treatment Clinic, Mapsa. अभी आपने देखा कि आशीष परब ये पुलिस विभाग में काम करते हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। तो अभी हम मीडिया से भी जान लेते हैं कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है और वो अपने जो एफर्ट्स उन्होंने दिए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। The media has a huge role to prevent illicit drug abuse in Goa and in India, and I think the media can do a lot in terms of not just writing stories and collaborating with the government and the police to crack down on people who sell drugs to youngsters, but I think we can do a lot more by doing simple propaganda, publicity, and encouraging our youth to take part in such activities which can be beneficial to them and to the younger generation, which is the generation which is highly prone to illicit drug use and abuse. I think what happens when the media takes up such issues is that it not only throws focus on the human interest aspect of what is happening in this in the way the drug lords are connected with small time users to sellers and peddlers, but it also raises several questions for parents to answer, for collaborators to speak on, for psychologists, psychiatrists to work on, because I think it's a major problem today and the youngsters are falling more prey to this illicit drug abuse. What can also be done through media is it allows for a lot of discernment, questioning, debates, and it allows one to deliberate on the solutions that can be worked on, because I think we need a safer tomorrow, and I think we know for a fact how usage of drugs has ruined lives, not just of celebrities but also of youngsters and common people, and I think this has to be taken up in the right direction, and the people in the media who are involved in such activities of highlighting stories or radio jingles or simple billboards have to do it with great perseverance and have it in mind that this is a humane task and it requires a lot of effort and patience. तो जैसे कि आपने देखा मीडिया और पुलिस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे ही कुछ हमारे क्लाइंट हैं जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स हम अभी देखेंगे। मैं अजील हॉस्पिटल DTC मापसा में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। इन 2016 से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। सो जो मैंने बिगिनिंग जो पीरियड रहा वो टाइम पे मुझे बहुत सारा डिप्रेशन था, क्योंकि मुझे बायोपोलर था। नॉलेज कम होने के कारण मैं हेरोइन में पड़ा और मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया रेगुलर बेसिस में। उसके 1 साल बाद तो मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके थे और मुझे समझ आया कि मैं अभी ट्रबल में फंस चुका हूँ। सो जैसे कि फ़िनेंशियल प्रॉब्लम है और बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहे थे। सो मैंने बात की तो फैमिली ने बोला कि हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे इसके बारे में। सो वो लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, लेकिन जो नॉलेज सही नहीं था और ट्रीटमेंट भी इस तरह से नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। सो फाइनली मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, उसके बाद मैं रिलैप्स होता गया। तो मैंने एक बार बोल दिया कि अभी इससे कुछ मतलब नहीं है और मैंने गिव अप कर दिया। उसके 2 साल बाद मेरे भाई को यहाँ पे एडमिट किया गया था अजील हॉस्पिटल में। तो मेरे मदर को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे मेथाडोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। तो मेरे मदर ने पहले भाई को मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और हम लोग दोनों बाद में साथ में ट्रीटमेंट लेने लगे, जो कि मेरा ब्रदर भी हेरोइन यूज़र था। सो उसके बाद जो वो लोगों ने जो ट्रीटमेंट दी, उसके बाद जो उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, जो एक नज़रिया दिखाया कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, उसके साथ कैसे फ़ाइट करना चाहिए,
जो कि अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ कैसे टैकल करना चाहिए ये लोगों ने वो सिखाया। साथ ही साथ ट्रीटमेंट वो लोगों ने इतनी अच्छी दी कि एक लाइफ में कुछ अच्छे गोल बन गए और मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर DTC। I'm taking treatment in DTC Azilo, मापसा। कॉलेज में मेरा कुछ ब्रेकअप हुआ था, टीनेज में सब होता ही रहता है। तो उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि एक हेरोइन नाम का ड्रग्स है, ट्राई कर ले, तू एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने जब पार्टी में वो ड्रग्स ट्राई किया तो बहुत अच्छा फीलिंग आया मुझे। तो उसके बाद में ये लगातार होता ही रहा कि 2 दिन 3 दिन के बाद में फिर से मेरे गिल्ट आने लगी, तो फिर से मैं ड्रग्स यूज़ करने लगा। पहले 2-3 महीने काफ़ी मज़े आए, बहुत मैं मज़े ले रहा था इस ड्रग्स के, लेकिन बाद में जो विड्रॉल आता है, विड्रॉल की वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें होनी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद में मेरे मॉम ने मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट की, जैसे कि रिहैब सेंटर में डाला, बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल भी ट्राई किए, कुछ फ़ायदा नहीं होता था। एक्चुअली ये सब ट्रीटमेंट लेके मैं जैसे ही 4-5 दिन होते थे, फिर से मुझे क्या होता था पता नहीं, एकदम कुछ तो अलग सी फीलिंग होती थी और फिर से मैं ड्रग्स की तरफ चला जाता था। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि मापसा अजीलो में एक ट्रीटमेंट चल रही है MMT की। सो आफ्टर दैट मेरे मॉम ने मुझे यहाँ पे लाया मापसा अजीलो में। सो वहाँ के लोगों ने, जो स्टाफ है, उन्होंने मुझे एकदम अच्छे से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद थोड़ी मेरे में पॉजिटिव फीलिंग आई। सो मेरा मॉम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं, और बाद में ये जो ट्रीटमेंट मिली DTC की, उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। I'm an addict. I have been an addict of heroin for the past nearly 35 years now. And I don't know, my past has been really, really bad from what I've, but it's only because of God's blessings that I've come into this program that today I can say strongly that today I am a much better person. I've stopped using all drugs. I've stopped using any mood-altering substance, and my life has so much meaning compared to what it was earlier. Earlier, when I was using, there was nothing in me. I had nothing to look ahead into. I could not see a future. I could not see anything. I lived for that day to get my drug, go, use and come back. That was it. That was my whole mindset. There was nothing else in my life. All I cared about, I did not care about family, I didn't care about anything. I didn't care about even hygiene. Nothing was there in me. I was just like a vegetable, and it went on for a long time. I could not. I tried stopping. My parents tried to help me stopping. Nothing worked. Nothing ever worked. In fact, there's so many times now when I think if the same program was brought at that time when I was using, it would have been such a blessing. But they say, everything happens at the right time. And I had come to a point where I didn't want to have anything to do with anyone. I just became a recluse. I closed my window, sat in the house, would see that the peddler came home, giving my drug every single day. And if I had no money, I would create a havoc at home, because that's the only way I could see that I could get money for using. And whatever I had, whatever I'd earned, everything just squashed down the drain. That went off in days and months. And if I had to work for 2 years, it went on in a period of months, And then I don't know what happened actually to me, I left the house for a few months because I would find fault in everybody else except myself. I would find fault with my family, with my parents, my brother, anyone who wanted the best in me. Looking at it now, anyone who wanted me to be somebody, I just pushed them aside, And so I went out of the house for 2 months, and my brother found out about this program. And he called me up and he told me, he's saying, why don't you try this? And I was not interested actually at that time. I just said, no, it's okay, we'll see. Then I had no money. My money got over. I wanted to come back home to get the money. So my only way I was such a manipulator. The only way for me to get money was to come back home and agree to what they said for the time being. So I would get whatever I needed, and then I would do whatever I wanted again.
he said, on condition that you go to the hospital and see what's it. I said, okay, I'll go. I went, I met Dr. Dume. He told me to come after a few days. He did not see that willingness at that time in me wanting to give up. So I said, okay. My brothers told me, you're not going to get anything you want until you make a decision. Meet him and make a decision. I said, okay. I went back and something inside me was telling me like, Oscar, you're not going to come back home so soon, you know. And I actually took my syringe along with me to the hospital because something told me that, Oscar, you won't have a chance to come back and use. This will be your last use or last time. And I had everything at home. There was the drug at home, everything was there, but I went, I met Dr. Dume and he said, why didn't you get admitted? I said, okay. I don't know what made me say okay at that time. He just said, okay. You know, and he immediately wrote the admission slip and I told him, doctor, I just have to go home for something and I'll come back. My mind's telling me I'll go home, I won't come back. You know, and he knew, he just saw through me. He said, okay, you go ahead, do what you want, also not a problem. I went home, I used that last drug of mine and I came back to the hospital. I said, I'll get admitted. And I went straight, got myself admitted. And doctor had admitted me on condition that I would get discharged that same evening. I would start taking the drug, the MMT, and get discharged that same evening. I said, okay. Then I had to go down for some ECG or something like that. I went down, I came down and I met Dr. Dume at the canteen and he said, I said, doctor, why can't I stay for 3-4 days? He said, sure, give me your case paper. I gave it to him, he signed. I didn't know why I was saying these things. It was something which I would never do on any other circumstances. It just came out of my mouth, you know, and I went, and believe me friends, of using continuously injecting heroin every single day without fail for the past 12 years continuous without having a single day break. I felt no withdrawals. I went on top, I spent 3, 4, 5, 6, 7 days and I got out. The 6 or 7 days went so smoothly and I don't know what I was shocked. I said, I just felt normal, like how right now I'm talking to you all after 2 years, the same way I felt on day 2, you know, and this is the beauty of this whole thing. And from that time I think it's been no looking back. Even once, I remember on June 24th or so, we had that the anti-drug day, I think 2 years back. And I was just a month clean at that time, you know, and I was thinking myself that I'll reach any milestone, but today I'm not looking at all that. Today I'm looking at a much better life. In every aspect in my life, DTC has been a pillar to me. All the staff have been so supportive, so understanding that I didn't want even once to think of my past or what I was doing. I mean, even you see, even the recent lockdown, which is happening right now. I mean, the police would stop us from coming there. I did not know, feel to go out there, and you had to get your medicine somehow. You know, and the fear of walking on the road, going or taking a transport or cab or something and going to the thing was not there because nobody was willing to take you. We would go on the road, we had nothing with us, the police would stop us, send us back or hit us. But today, then DTC came to our rescue and gave us a letter, you know, to the police saying that we can come to the hospital, and that in that way DTC has supported us in every single way. And today I'm really grateful because today my life is totally changed. I stay alone. I make each and every decision on myself.
There's nobody, I got nobody to even tell me, Oscar, you need to paint the color, this color of the wall, nothing. I've got to make every single thing on my own, decision on my own. And I'm doing it. Today I can say that I'm trying to get back into society. You know, which is for me, for my family, for my brother and his family, that is something which is they've always wanted, I feel now. You know, and I'm doing very good. And I feel if this is all because of what help I received from there. If that help was not there, I don't know what would have been today my state. Thanks a lot. तो आपने देखा ये पूरे टेस्टिमोनियल्स हमारे क्लाइंट के। तो अभी हम हमारे नोडल ऑफिसर और सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश धुमे, उनसे उनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार। आज 26 जून संयुक्त राज्य सभा आणि 1987 हो दीस आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां विरुद्ध दीस असो मनोवपाचो थाराव घेतलो। जगार घुवळी वखदाचें प्रमाण वाडत चल्लां आनी ताजी तस्करी वाडत चल्ल्या। ह्या खातीर ह्या वर्साची थीम बेटर नॉलेज फॉर बेटर केअर, म्हणजे बऱ्या ज्ञानांतल्यान बरी काळजी। तर ही बरें ज्ञान आमी लोकां फुडें हाडपाक ड्रग ट्रिटमेंट क्लिनीक आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जी आमी स्थायीक केल्या, त्या ड्रग ट्रिटमेंट क्लिनिकान असो एक प्रोग्राम सुरू केला, जेणे करून ड्रग्जा विशीं किंवा घुवळी वखदां विशीं लोकांक ज्ञान दिवप जाता। 22 मार्चाच्यान लागिल्ली कोरोनाची महामारी आनी घुवळी वखदां घेवपी आमच्या पेशंटाचेर काळ हाडलो। तांकां आमची वखदां घेवपाक मेळना जालें। तांची परिस्थिती एकदम बिकट जाली आनी ते त्रासान पडले। तर ह्या त्रासाच्या दिसांनी आमचे गोंयचे पुलीस, आमचे गोंयचे पत्रकार आनी आमचे गोंयचे सिटीजन हांणी आमकां खूब मदत केली आनी तेंको दिलो। ह्या वर्सा जी ही बेटर नॉलेज फॉर बेटर केअर ही जी थीम आसा, त्या थिमेचे अंतर्गत आमी अशेच ल्हान ल्हान विडियोज करून तुमचे पर्यंत घुवळी वखदाचें ज्ञान पावोवपाचो एक अभियान सुरू करता। तर हाजेर पुलीस, आमचे पत्रकार मित्र मैत्रिणी आनी तुमी समाजांतले वावुरपी लोक हांणी हे जे आमचे ड्रग युजर्स आसा किंवा घुवळी वखदां घेवपी पेशंट्स आसा, तांकां आधार दिवन, तांकां एक मदतीचो हात दिवन ट्रिटमेंट घेवपाक एनकरेज करचें आनी प्रोत्साहीत करचें। सो ह्या 26 जूनाक तुमच्या सगळ्यां कडेन ही म्हजी मागणी। धन्यवाद। अभी आखिर में हम जान लेते हैं कि इसके लिए, ये नशा छुड़वाने के लिए मदद कहाँ से मिलेगी। तो ये मदद लेने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी है, जिसमें आपका जो कंसेंट है, आपका जो विलिंगनेस है, वो हमको चाहिए। और दूसरा है हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, जो आप नॉर्मल तरीके से जैसे रजिस्टर करते हैं हॉस्पिटल में, वैसे ही आप रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।